आज से चुनावी मेला शुरू हो गया है। 8 राउंड तक ये चुनाव चलेगा। 4 जून को नतीजा आएगा। शायद 1 जून को लास्ट फेज का चुनाव होगा। और आज फर्स्ट फेज का चुनाव था, पहला चरण। 102 सीटों के लिए वोटिंग हुई आज। और अब धीरे धीरे बाकी के 7 फेजेस के चुनाव आएंगे। उसके बाद 4 जून को आपको पता चलेगा, जब ईवीएम का पिटारा और मशीन खुलेगा और पता चलेगा किसको कितनी सीटें हैं। तो भी गहमा गहमी होगी। नेताओं के बड़े बड़े भाषण होंगे, नेताओं की बोलियां आपको सुनाई देंगी, बहुत कुछ होगा। और फिर 4 जून के बाद सब खामोशी छा जाएगी, क्योंकि चुनाव में अक्सर ऐसे ही होता है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से चुनाव अब थोड़ा बहुत अजीब सा हो गया। एक दौर था जब एक गरिमा होती थी, नेता एक दूसरे के बारे में जब बोलते तो बहुत संभल कर प्यार से बोलते थे। अब तो वो जो गुंडों मवाली की भाषा हो गई है, वो भी इस्तेमाल हो रहा है। और ये हमारे वही नेता होंगे जो लोकसभा में चुन कर आएंगे, कानून बनाएंगे, हमें आपको नैतिकता, आदर्श उसूल की पाठ पढ़ाएंगे। तो यही है कि अच्छे लोग चुनकर आए, जो कुछ इस तरह की कम से कम चीज़ें हैं वो दूर हो। तो जितने भी मैं यही चाहता हूँ कि लोकसभा में चुन कर आए, किस पार्टी से हों, उनकी क्या विचारधारा है, वो सब बात की बातें। अच्छे और शरीफ लोग हों, जिनकी भाषा, जिनकी मर्यादा वैसी हो जैसे लगता हो कि हाँ, हम लोग घर में जिस तरीके का हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो चुनावी आज से मेले की शुरुआत, ये जानकारी तो आपको दे ही दी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, जो मेरा काम है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जिनको किसी कैटेगरी में आप डालें न डालें कह नहीं सकते। लेकिन दुनिया में कई ऐसे क्राइम हैं जो कोई क्राइम नहीं है, लेकिन झकझोर कर रख देता। वो क्राइम ये बताता है कि हम इंसान किस हद तक गिर चुके हैं, किस हद तक हम इंसान होने के नाम पर इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसी के चर्चे हैं। और हर कोई इस कहानी को सुनकर शर्मसार भी है और झकझोर कर रख दिया है। मैं सारा रिसर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था कि जितने भी अलग अलग, मैंने यूएस, यूके, ब्राज़ील, गल्फ, इंडिया, इन सारे जगहों के न्यूज़पेपर, वेबसाइट देखे, कुछ चैनल देखे, और हर जगह ये खबर है। जितने भी बड़े बड़े दुनिया में न्यूज़पेपर, उन सब जगह पे खबर है। और लगभग हर खबर का टोन एक ही है कि ये कैसे हो सकता है। मुझे लगता है इस कहानी का जब मैं ख़त्म करूँगा, आखिर में आप सब भी इसी सोच के साथ विदा होंगे कि ये कैसे हो सकता है। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो बहुत ही खूबसूरत जिंदा दिल देश माना जाता है। और ब्राज़ील को हम सब इसलिए भी जानते हैं क्योंकि फ़ुटबॉल की वजह से। ब्राज़ील जैसा फ़ुटबॉल जितना खूबसूरत कहते हैं कोई और नहीं खेलता। दुनिया के महानतम फुटबॉलर पेले भी यहीं से आते हैं। तो इसी ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में इसी 16 अप्रैल की बात है, दिन मंगलवार था, दोपहर के 1:05 हो रहे थे। एक टैक्सी आकर रुकती है इस शहर के एक नामी बैंक के बाहर। जैसे अपने बहुत सारे नामी बैंक हैं, ICICI है, SBI है, और भी है, एक्सिस बैंक है। तो उसी तरीके से ब्राज़ील में एक बहुत ही नामी और मशहूर बैंक है। उस बैंक का नाम है इताऊ बैंक। तो इसी इताऊ बैंक की एक ब्रांच के बाहर एक टैक्सी आकर रुकती है दोपहर 1:05 और तारीख है 16 अप्रैल, दिन मंगलवार। टैक्सी जब रुकती है तो एक महिला उस टैक्सी से बाहर उतरती है। इस महिला का नाम है एरिका डे सूजा नियरा, उम्र करीब 48 साल, एक मिडिल क्लास की महिला। ये टैक्सी से उतरती है, ड्राइवर टैक्सी से उतरता है, ये सारा CCTV फुटेज में है। उसके बाद अब उस टैक्सी के अंदर ही डिक्की में एक व्हील चेयर रखा हुआ था, फोल्ड करके उस व्हील चेयर को बाहर निकाला जाता है, व्हील चेयर खोला जाता है। अब एक बुजुर्ग शख्स उस टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा हुआ है। उसको पहली नज़र में देखकर कि बिल्कुल बेहोशी का आलम है। ये भी है कि उसे उम्र इतनी है, कमज़ोर भी दिख रहा है। उसने हाफ पैंट या हाफ ट्राउज़र जो कहें वो पहने हुआ, एक टी-शर्ट पहने हुआ राउंड नेक का, और पैर में शूज़ हैं। तो उसको ड्राइवर की मदद से वो महिला कार से निकालती है
और उस व्हील चेयर पर बैठा देती है। क्योंकि उस शख्स जो उम्र थी उसकी, और देख कर कदकाठी से यह था कि उसका वजन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। उस 68 साल के बुजुर्ग का नाम है पाओलो रोबर्टो ब्राग। तो पाओलो को अब टैक्सी से उतारकर उस व्हील चेयर में बिठा दिया जाता है। इस दौरान में कैमरा ये दिखाता है कि एक शख्स सड़क को क्रॉस कर रहा होता है। वो देखता है कि एक लेडी, एक बुजुर्ग बीमार आदमी को एक व्हील चेयर पर बैठाता है। वो आगे बढ़ता है मदद के लिए कि मैं हेल्प करूं। वो लेडी कहती है नहीं ठीक है, बस ये थोड़े से इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो निकल जाता है कि चलो मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर का भी काम ख़त्म, वो व्हील चेयर पर बैठाकर अपनी गाड़ी लेता और चला जाता है। अब वो लेडी इस व्हील चेयर पर उस बुजुर्ग को बिठाकर धीरे धीरे इसी इताऊ बैंक के अंदर दाखिल होती है। अंदर जाकर वो एक जगह पे व्हील चेयर रोक देती है। उसके बाद वो कुछ फॉर्म लेती है, कुछ किसी से पूछताछ करती है और फिर उस बुजुर्ग शख्स को वापस व्हील चेयर चलाते हुए एक काउंटर के पास रुक जाती है। काउंटर के पास रुकने के बाद अब काउंटर के दूसरी तरफ बैंक का जो एम्प्लॉई है वो बैठा हुआ है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल है। तो कहानी ये थी कि ये जो बुजुर्ग है पाओलो, इसने एक लोन के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ था और इसने लोन लिया था। टोटल जो मांगा था बैंक से अपनी बीमारी, अपनी ज़िंदगी को आगे गुजारने के लिए। 68 साल की उम्र, वहाँ की सरकार की कई स्कीमें थी। तो जो टोटल था 1700 लोकल करेंसी ब्राज़ील की है रियास। तो रियास 1700 चाहिए था लोन के लिए। अगर डॉलर में उसको कन्वर्ट करें तो अराउंड 3250 $3250 और इंडियन करेंसी में करें तो अराउंड 2,70,000 रुपये। तो 2,70,000 रुपये के लोन लेने थे और इस बुजुर्ग ने, पाओलो ने, इस लोन के लिए अप्लाई कर रखा था। लोन अप्रूव भी हो गया। सिर्फ अब इस पाओलो की दस्तखत की ज़रूरत थी। तो उसी दस्तखत के लिए अब उसके साथ ये जो एरिका है, ये उसकी नीस है, भतीजी, वो उसको लेकर पहुंची। काउंटर पर जाकर वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाती है, लोन अप्रूवल के, सब कुछ सारी बातें करती है। थोड़ी देर के बाद उधर वो बात कर रही है। इधर बीच में ये हो रहा है कि जो व्हील चेयर पे उसके चाचा बैठे हुए हैं, व्हील चेयर उसने पकड़ा हुआ अपने हाथ से और एक तरफ हाथ ऐसे है कि जैसे उनका गर्दन उसके सपोर्ट में रहे। और जब भी वो अपना बैंक के काउंटर की तरफ बढ़ती तो फिर वो जो व्हील चेयर पर बैठा बुजुर्ग शख्स है, उसकी गर्दन लुढ़क जाती, कभी राइट कभी लेफ्ट। वो फिर गर्दन को ठीक करती, आ जाती, एक हाथ रखती और उस बुजुर्ग के पैर के ऊपर एक फाइल उसने रखा हुआ है। फिर उसके बाद वो एक पेन निकालती है, पेन बुजुर्ग के हाथ में पकड़ाती है। बुजुर्ग हाथ में पेन पकड़ नहीं रहा, लेकिन वो उसकी उंगलियों में फंसाती है। फिर वो पेन निकलता है। फिर वो उसके कान के करीब जाकर कहती है, आपको साइन करना है, आप साइन कर दीजिए। अब बुजुर्ग कितना सुन रहा है किसी को पता नहीं। फिर बैंक एम्प्लॉय उससे बात कर रहा है और वो फिर उससे कहती है कि अंकल आप सुन रहे हैं, आर यू लिसनिंग? तो कहती है आपको यहाँ साइन करना है लोन कॉन्ट्रैक्ट पे, और अगर आपने साइन नहीं किया तो फिर हमें वही मुश्किलें आएंगी, तो आपको साइन करना ज़रूरी है। फिर कहती क्या वो अंकल आपके सर में दर्द हो रहा है, क्या तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी? ये बार बार वो बोल रही है। जब भी बैंक के स्टाफ फिर कहता है कि ठीक है आपको इनका सिग्नेचर कराना है, तो वो फिर पूछती अंकल इनको और भी काम है, आप साइन कर दो, आप साइन नहीं करोगे तो फिर परेशानी रहेगी, पैसे मिलेंगे नहीं। फिर वो ऐसे उसके कान की तरफ जाती, उसके चेहरे पे हाथ लगाती और कहती कि आपकी तबीयत ठीक तो है। इतने में एक बैंक स्टाफ लगातार देख रहा था। वो आता है, कहता है कोई प्रॉब्लम? कहती नहीं, ये ऐसे ही खामोश, बोलते नहीं हैं, लगभग नींद बेहोशी की हालत में रहते हैं, उम्र कई बीमारियां हैं तो इस वजह से। और बिल्कुल मैंने जैसा बताया कि शूज़ पैर में है, हाफ पैंट है, लोअर भी जिसे कहें, और टी शर्ट है, और बिल्कुल चेहरा वहरा सब बाल करीने से सजा हुआ है और कुर्सी पर बैठे हैं व्हील चेयर पर वो। अब वो साइन वाली बात आ रही है, वो बैंक से बात कर रही है, बीच में इधर कर रही है, फिर हाथ हटता है तो सर इधर से उधर होता है। एक बैंक का मुलाजिम लगातार इसको देख रहा था, इस सीन को। उसे पता नहीं क्या हुआ, अब उसने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो शूट करना शुरू किया। इस दौरान उस बैंक में सीसीटीवी कैमरे हर बैंक में होते हैं, वो कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन शायद उस वक्त कोई कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जो सीसीटीवी कैमरे का जो कंट्रोल रूम था, शायद वहाँ बैठा हुआ शख्स इस सीन को नहीं देख रहा है।
इस सीन को देख रहा है एक बैंक का एम्प्लॉय, क्योंकि वो उस बुजुर्ग को देखकर लगा कि इस बैंक में आए हुए इसको 10 मिनट हो गया है, इस बुजुर्ग ने एक बार भी आंखें नहीं खोली हैं, इस बुजुर्ग ने एक बार भी इसका गर्दन कभी दाएं कभी बाएं लुढ़क रहा है, पेन हाथ में देने की कोशिश कर रही है, पेन वो पकड़ नहीं रहा। और वो उस बैंक एम्प्लॉई ये सारी चीज़ इसलिए नोटिस कर रहा था कि उसे लगा ये बुजुर्ग आदमी बीमार लग रहा, मैं शायद कोई हेल्प करूँ। और वो हेल्प करने के लिए 2 बार गया और उसने उस लेडी से कहा कि क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो कहती नहीं। फिर वो पूछता है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तो उसने कहा ये कम बोलते हैं और तबीयत ठीक नहीं। वो भी पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहते हैं कई सारी बीमारी है। अब ये सारी चीज़ें हो रही है, वो बैंक एम्प्लॉय उसको अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा है, सीसीटीवी कैमरे में अलग रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन उधर कोई देख नहीं रहा। थोड़ी देर बीत जाती है। अब जो काउंटर पर बैठा शख्स है वो कह रहा साइन कर दो। ये साइन कराने की कोशिश कर रही है, और साइन कराने का भी तरीका ये है कि वो उसके पेन में हाथ दे रही है, एक हाथ से फाइल पकड़ी और जिस फॉर्म पे साइन कराना है वो उसके हाथ में पेन है, लेकिन जिस हाथ में पेन है उस हाथ में उसका अपना हाथ भी है। मतलब इसको वैसे समझें कि उसने पेन दे दिया और फिर अब वो लिख नहीं रहा है, तो उसने अपना हाथ लगाया और कोशिश कर रही है कि उसका हाथ पकड़कर वो साइन करे, तो किसी को पता ना चले कि साइन कौन कर रहा है। तो उसने ये कोशिश भी की, लेकिन वो पेन पकड़ नहीं पा रहा है और वो शख्स मोबाइल पे शूट कर रहा है। तो जब उसने ये वाला सीन देखा कि ये लेडी उसका हाथ पकड़कर और साइन कराने की कोशिश कर रही है, तब उसने अपने एक सीनियर बैंक स्टाफ को कहा कि मुझे कुछ डाउट लग रहा है। पिछले 10 मिनट से मैं देख रहा हूँ ये बुजुर्ग कुछ बोल नहीं रहा है, हिलडुल नहीं रहा है, गर्दन इसकी अगर वो हाथ हटाती है तो कभी राइट लेफ्ट हो रहा है, और मुझे लगता है ये होश में नहीं है। जब उसने सुना फिर उसने कहा ये देखिए आप वीडियो। अब उसने वीडियो देखा। अब बैंक के कुछ मुलाजिम वहाँ पर आते हैं, पूछते हैं आप कौन हैं, तो कहती है मेरा नाम एरिका डेसूजा वियरा है और ये मेरे चाचा हैं, बीमार हैं, इन्होंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन अप्रूव हो गया, मैं सिग्नेचर के लिए लाई, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहता ठीक है आप हटिए मैं बात करता हूँ। अब एक बैंक का मुलाजिम बात कर रहा है उस शख्स से जो व्हील चेयर पर बैठा है, लेकिन कोई जवाब ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो हाथ हिलाता, कहता नहीं आप मत कीजिए ये बीमार है। उसे कुछ अब डाउट हो गया, वापस मुड़ता है बैंक एम्प्लॉय और जाकर सीधे एक फ़ोन करता है। ये फ़ोन इमरजेंसी सर्विसेज को किया गया था। हमारे यहाँ जैसे पुलिस होती है, पुलिस कंट्रोल रूम होता है, तो वहाँ ब्राज़ील में उसको इमरजेंसी सर्विसेज कहते हैं जो पुलिस वाले। तो उसने इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन किया। थोड़ी ही देर में इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए पुलिस वाले बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर दाखिल होते हैं, उसके बाद बैंक के उस मुलाजिम से पूछते हैं क्यों बुलाया, तो वो बताता है कि हमें डाउट है, एक लोन का केस है, एक बुज़ुर्ग है जो 10 मिनट हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, वो हिल डुल भी नहीं रहा और ये लेडी उनसे साइन कराने की कोशिश कर रही है। तो आप देखिए, अब पुलिस वाले आते हैं, लेडी घबरा जाती है, पुलिस वाले अब उस बुज़ुर्ग से बात कर रहे हैं, तमाम तरह से हिला डुला लिया। जैसे ही वो हिलाते हैं उसका गर्दन दूसरी तरफ। अब पुलिस वाले बहुत ध्यान से देखते हैं क्योंकि पुलिस को तजुर्बा है, उन्हें लगता है ये शख्स जिंदा भी है कि नहीं। फिर नब्ज़ टटोलते हैं, पता चला ये शख्स तो जिंदा ही नहीं, ये तो एक लाश है। अब जब पुलिस को ये पता चलता है तो वो अचानक लेडी से पूछती है कि ये क्या है, तो कहते नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, मैं ज़िंदा थी, मैं लेकर आई हूँ, घर से टैक्सी से आई हूँ, टैक्सी से यहाँ आई हूँ, पर ये चलने फिरने में थोड़े से प्रॉब्लम है तो मैं व्हील चेयर पर लाई हूँ। पुलिस वाले कहते नहीं मैम, ये को देख कर लग रहा है कि इसकी मौत को कई घंटे हो चुके हैं और आप एक लाश को व्हील चेयर पर घुमा रही हैं और एक लाश को लेकर बैंक आई हैं। अब वो लेडी घबराती है लेकिन अपनी ज़िद पर कायम है, कहता कोई बात नहीं, अभी इसका फैसला हो जाएगा। उस लेडी को उसी बैंक के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि जब तक कि इस लाश या इस बुज़ुर्ग के ज़िंदा और मुर्दा होने का सच सामने ना आए। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद पुलिस उस शख्स को अपने कंट्रोल में लेती है, फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल ले जाती है, डॉक्टर देखते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि ही इज़ डेड, ये एक मुर्दा है, ये एक लाश है। पुलिस वाले को अंदाज़ा तो हो चुका था, तो पुलिस वाला फिर अब पूछा जाता है डॉक्टरों से कि मुझे एग्जैक्ट बताइए कि इसकी मौत कब हुई है। तो उसने कहा ठीक है, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। इसके बाद पोस्टमार्टम होता है, फिर उसकी फॉरेंसिक जांच होती है और पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक की जांच के बाद ये पता चलता है कि इस शख्स की मौत कई घंटे पहले हो चुकी है, कम से कम 4 से 6 घंटे पहले। जब इस बैंक में 1:05 पर दाखिल हुई थी तो इसका मतलब है कि इसकी मौत सुबह करीब 8 से 10 के दरमियान हो चुकी थी।
तो क्या एरिका एक लाश के साथ बैंक पहुंची थी लोन लेने के लिए? अब पुलिस एरिका से पूछताछ करती है, बैंक के डॉक्यूमेंट्स खंगालती है, तो पता चलता है हाँ, पॉलो ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, इसमें कोई गलत नहीं। लोन अप्रूव हो गया, उसकी उम्र और बाकी जो भी चीज़ें थे क्राइटेरिया उसको देखते हुए। लेकिन पॉलो की सुबह मौत हो गई। अब जब मौत हो गई तो उसकी नीस, अब तक हालांकि अब इस नीस पे भी डाउट हो गया कि वो उसकी सगी भतीजी है या कोई फ्रॉड है। तो जो भी था, इसकी मौत उसी वक्त जहाँ पे हुई वहाँ पर ये एरिका मौजूद थी। उसने देखा कि ये शख्स मर गया। उसे इस लोन के बारे में भी पता था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी वो जानती थी। इसका मतलब है कुछ ना कुछ रिश्ता रहा होगा। अब कायदे से उसकी मौत के बाद उसे या तो हॉस्पिटल ले जाना था श्योर करने के लिए, या फिर बाकी जो भी नेबर्स हैं उनको बताकर और फिर कब्रिस्तान दफनाने के लिए ले जाना था। लेकिन एरिका ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि इस शख्स का लोन पास है, सिर्फ एक सिग्नेचर की ज़रूरत है। और सिग्नेचर बिना उस शख्स के, वहाँ का रूल है कि बैंक अगर लोन देता है तो उस शख्स सामने होना चाहिए। आप सिग्नेचर कराकर पेपर बैंक में नहीं ले जा सकते। जिस शख्स के नाम पे लोन है वो शख्स की मौजूदगी ज़रूरी है। तो ये मजबूरी थी। एरिका ने उसी वक्त एक फ़ैसला लिया। उसने कहा चलो एक लाश से लोन पास कराते हैं और जो ये पैसे आएंगे वो मेरे अकाउंट में आएंगे। कितने? 2,70,000 रुपये। वहाँ की करेंसी के हिसाब से 1700 रियास, US डॉलर के हिसाब से $3250, $3,250 सिर्फ। तो 2,70,000 रुपये के लिए एरिका ने लाश को तैयार किया, उसे जूते पहनाए, कपड़े पहनाए। इसके बाद व्हील चेयर तैयार की, एक कैब बुक किया, कैब वाला घर आया। उसने कैब वाले से मदद की कि ये बीमार है, बैंक जाना ज़रूरी है। कैब वाला शरीफ था, उसने हेल्प की, कार की पिछली सीट पर बिठाया, व्हील चेयर को डिग्गी में रखा, खुद लाश के साथ सीट पर पिछली एरिका बैठती, क्योंकि उसे लाश को सहारे की ज़रूरत थी। उसको जब वो छोड़ती थी तो लाश के सर दाएँ बाएँ, क्योंकि बेजान है, तो इसलिए बराबर में बैठी, अपना कंधा टिकाकर, और ऐसा बैठाया एकदम सामने कि एक शख्स जिंदा बैठा है। बैंक के बाहर फिर उसने उसी तरीके से उतारा, मदद की, सर को सही रखा और फिर व्हील चेयर लेकर बैंक के अंदर दाखिल हुई। पोस्टमार्टम और विसरा के बाद ये फाइनल हो गया। इसके बाद फॉर्जरी, धोखाधड़ी, ऐसे कई सेक्शन के साथ एरिका को ब्राज़ील पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त एरिका पुलिस की हिरासत में है। जब ये न्यूज़ आई, चूँकि इसके वीडियो जो थे वो बैंक के अंदर भी थे और एक बैंक के स्टाफ ने भी इसको शूट कर लिया था, तो जब ये वीडियो सामने आया उसके बाद ब्राज़ील का सबसे फेमस जो न्यूज़ चैनल है उसका नाम है टीवी ग्लोबो। ये फुटेज टीवी ग्लोबो के हाथ लग गया। टीवी ग्लोबो के हाथ लगते ही 16 का था, 17 अप्रैल को टीवी ग्लोबो ने फुटेज के साथ ये स्टोरी प्ले की। जब ये स्टोरी प्ले हुई तो ये खबर थोड़ी देर के बाद ब्राज़ील से बाहर निकली। फिर दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां ये स्टोरी नहीं पहुंची। आज अपने देश में भी हर जगह ये खबर है। ये खबर इसलिए हर एक को बेचैन या परेशान करने वाली रही, ये तस्वीर है, क्योंकि इंसान क्राइम में बहुत कुछ कर गुजरता है जिसके बारे में हम आप सोच नहीं सकते। लेकिन इस कदर लालच में अंधा होकर एक मुर्दे जिसकी जगह, एक लाश जिसकी जगह कब्रिस्तान या शमशान हो, उसको मौत के बाद भी इतनी तकलीफ देकर, उसका एक तरह से श्रृंगार कर, उसको एक तरह से एक्टिंग करवाते हुए, उसे कुछ पता ही नहीं है, और एक व्हील चेयर पर बिठाकर बैंक लाकर उससे सिर्फ एक दस्तखत कराना है, इस हद तक इंसान गिर सकता है। इसी एक सवाल ने पूरी दुनिया में इस वीडियो और इस स्टोरी को वायरल कर दिया और इसके ज़रिए हम इंसानों की सोच को भी वायरल किया है कि पता नहीं हम कहाँ तक जाएंगे, किस हद तक गिरेंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा था आपको, अब इस स्टोरी को सुनने के बाद आप भी सोचिएगा, क्योंकि ये हर एक के सोचने वाली स्टोरी है कि एक इंसान ये भी कर सकता है। अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज काम्या पांडे, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे काम्या। और ये सुशील पांडे की बिटिया हैं। साथ ही हेमंत अजाबे का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हेमंत। राज राजवंश का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राज। और ये भेजा विजय राजवंश ने है।
कोमल मंजुलकर, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कोमल जी। और ये भेजा है राहुल मंजुलकर जी ने, उनकी वाइफ हैं। निशा, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे निशा। और ये भेजा है हसन ने, हसन की वाइफ निशा हैं और ये बांकुरा वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं लेकिन फ़िलहाल दुबई में है। साथ ही आज कविता गौड़ का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कविता। और ये हर्षल शर्मा ने भेजा है। इसके अलावा प्रियंका बागाइत और क्षितिज बाकाइत, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियंका और क्षितिज आप दोनों को। और अपूर्वा श्रीवास्तव साहब की भी आज एनिवर्सरी है, पर इन्होंने अपनी वाइफ का नाम लिखा नहीं, पर कोई बात नहीं, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई अपूर्वा। इसके अलावा जोगेश कुमार येडू, इन्होंने एक सवाल पूछा है, देश में चुनाव का माहौल है। इन्होंने कहा कि जेल में बंद जो कैदी हैं वो भी तो हिंदुस्तानी है, भारतीय है, और अगर 18 साल की उम्र के सारे, क्योंकि 18 साल के बाद ही आप जेल जाते हैं, वरना जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत बाल सुधार गृह होता है, तो क्या ये कैदी भी वोट डालते हैं? बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। और डालते हैं तो क्यों, और नहीं डालते हैं तो क्यों, और डालते हैं तो कैसे, और नहीं डालते हैं तो क्यों नहीं डालते हैं? तो जोगेश साहब, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, जैसे बहुत सारी चीज़ों का अधिकार है हमें, राइट टू स्पीक, राइट टू बाकी चीज़ें, उसी तरह राइट टू वोट का भी अधिकार है, और ये संविधान देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हर वो शख्स जो 18 साल से ऊपर का है और इंडियन है, वोट देना उसका अधिकार है, उसका हक है, और ये हक उससे छीना नहीं जा सकता। लेकिन जो आपका सवाल है, अब एक जेल में बंद कैदी है तो क्या वो वोट डाल सकता है? तो यहाँ पे बड़ी अजीब चीज़ है, राइट टू वोट तो है, लेकिन एक शख्स अगर जेल के अंदर है तो वोट नहीं दे सकता, चाहे वो अंडर ट्रायल हो, यानी विचाराधीन, अभी उसको कोई सज़ा नहीं हो, या अभी उसका मुकदमे का फैसला हो चुका हो, चाहे वो कन्विक्टेड हो, जिसको ऑलरेडी सज़ा हो चुकी हो, इनमें से कोई भी वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वोट देने के लिए जेल में कोई इंतज़ाम भी नहीं, और फिर ये शायद क्लियर भी नहीं है कि ऐसे लोगों को वोट देना भी चाहिए कि नहीं। सिर्फ एक ही सूरत में कैदी वोट दे सकता है, और वो ये है कि एक कैदी जिसको पकड़ा गया किसी भी जुर्म में, चाहे वो मर्डर हो या कितना भी हीनियस या छोटा क्राइम, लेकिन अगर वो बेल आउट है, अगर वो जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ है, तो वो वोट दे सकता है। तो इस हिसाब से जो जेल के अंदर, चाहे विचाराधीन, अंडर ट्रायल, कन्विक्टेड, सजा याफ्ता, जो भी कहते हैं, वोट नहीं दे सकते। तो अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो 20 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है, और अगर केजरीवाल, जो दिल्ली के अभी तक चीफ मिनिस्टर हैं और तिहाड़ में बंद हैं, अगर 20 मई तक वो जेल से बाहर नहीं आते हैं, तो खुद अरविंद केजरीवाल भी वोट नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जेल में है। अगर वो बेल पे बाहर आ जाते हैं 20 मई से पहले, तो बिल्कुल वोट दे सकते हैं। तो ये था आपके सवाल का जवाब। नवनीत रे, इन्होंने कहानी की फरमाइश की। नवनीत भाई, जल्दी सुनाता हूँ वादा। इसके अलावा सूर्य कुमार पांडे, थैंक यू सो मच आपका। तो कहानी में आज इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात में।